स्टूडेंट, वेलकम इन सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज का टॉपिक रहेगा बच्चों, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। अभी तक के वीडियोस में हम लोग चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री 9th क्लास डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने मैटर की स्टेट के बारे में बात करी थी। इस वीडियो में हम उसकी स्टेट के बारे में बात करेंगे कि क्या हम मैटर की स्टेट को बदल सकते हैं या क्या मैटर अपनी स्टेट को बदल सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जांपल्स में, जैसे अगर हम वाटर का एग्जांपल ले लें तो हम देखते हैं कि पानी को हम आइस के यानी सॉलिड स्टेट में देख सकते हैं, आइस के रूप में, लिक्विड स्टेट में वाटर के रूप में देख सकते हैं, और इसके अलावा हम इसको वाटर वेपर में गैस के स्टेट में देख सकते हैं। तो वाटर को जब हम तीनों स्टेट में देख सकते हैं तो हम इसकी मैटर की स्टेट को भी बदल सकते हैं। तो हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम मैटर की स्टेट को चेंज कर जा सकता है, मैटर की स्टेट को बदला जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इस बात को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एक्टिविटी की हेल्प लेंगे और हम बात करेंगे कि टेम्परेचर बदलने से किस तरह से मैटर की स्टेट बदलती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा एक्टिविटी आप लोग स्वयं पढ़ लीजिएगा, मैं फिगर को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इस फिगर में हमने बीकर में आइस ली है और आइस को एक थर्मामीटर के द्वारा इसको हमने अटैच कर दिया है जिससे टेम्परेचर मिलता रहे, और नीचे हमने बर्नर लगा दिया है। ठीक है ना। तो ए पार्ट में मेल्टिंग ऑफ आइस दिखाई जा रही है, जो कि आइस वाटर में बदल रही है, और बी पार्ट में जो वाटर है, वाटर को और ज़्यादा गर्म करने के बाद हमने वेपर में बदल दिया है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम दोनों प्रैक्टिकल को देखेंगे करके क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब गर्म करते हैं तो आइस जो मेल्ट हो रही होती है, तो इसमें खास बात ये होती है कि जो बीकर का टेम्परेचर है वो बिल्कुल भी स्टेबल रहता है, बिल्कुल बढ़ता नहीं है जब तक कि आइस पूरी मेल्ट ना हो जाए। उसके बाद जब वाटर को हीट देना हम जारी रखते हैं तो वाटर हमारी वेपर फॉर्म में आ जाती है। जब वेपर निकलने लगती है बॉइलिंग पॉइंट के बाद ही बीकर गर्म हो पाता है प्रॉपर। तो अब सवाल ये उठता है बच्चों की, जो हीट हमने प्रोवाइड करी है बीकर को, वह बीकर को गर्म नहीं करती है, तो वो हीट आखिर गई कहाँ। ठीक है ना। तो इस पॉइंट में देखेंगे कि हीट आखिर गई कहाँ। तो वो जो छुपी हुई हीट है, इसी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। ये देखिएगा, लेट अस फाइंड आउट वेयर दिस हीट गोज। तो ये हीट जो है लेटेंट हीट कहलाती है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हीट 1 किलो सॉलिड को, यहाँ पे देखिएगा डेफिनेशन दी है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में बदलने में जो हीट यूज हो रही है, उसी हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 335 किलो जूल पर केजी होती है। किलो जूल जो होता है ना, ये इट इज़ द यूनिट ऑफ हीट। तो 1 किलो बर्फ़ को पानी में बदलने के लिए 335 किलो जूल हीट की आवश्यकता होगी। इसी तरह से ये हीट ऑफ जो फ्यूजन है, जो मेल्ट करने वाली सॉलिड स्टेट से लिक्विड में लाने के लिए जो नेसेसरी हीट का अमाउंट है, ये हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। और इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर दूसरी जो है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोला गया। देखिएगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज नीडेड टू कन्वर्ट 1000 ml ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। 1000 ml लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट पर इस हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे। और जो भी टेम्परेचर होता है बेटा, वो केल्विन में मेजर किया जाता है केमिस्ट्री में। तो लेट अस डिस्कस अबाउट केल्विन। तो यहाँ पर केल्विन जो है ना, ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 273.16 केल्विन होते हैं। लेकिन अगर हम इसको राउंड फिगर में लेते हैं तो सीधा सीधा 273 केल्विन बोल देते हैं। बच्चों एक बात ध्यान देने की है कि देयर आर मैन 3 यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। तो सबसे पहला होता है डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, और तीसरा होता है केल्विन। केल्विन में डिग्री का यूज नहीं किया जाता, सिर्फ के लिखा जाता है। तो केल्विन इज इक्वल टू C + 273 हो जाएगा, और सेल्सियस इज इक्वल टू हो जाएगा केल्विन -273। ठीक है ना। तो ये केल्विन का ही यूज करते हैं हम केमिस्ट्री में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। इसके बाद हम सीधी सी आ जाते हैं द फॉर्म ऑफ डिस्कशन। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट को अगर हीट कर देते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। लिक्विड स्टेट को हीट करेंगे तो गैसेस स्टेट में, और गैसेस को दोबारा कूल करेंगे तो आपका लिक्विड, और लिक्विड से दोबारा कूल करने के बाद, ठंडा करने के बाद
ये सॉलिड स्टेट में बदल जाएगा। आगे एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें हमने सब्लिमेशन प्रोसेस को समझाया है। एक्टिविटी में एक भाई चाइना डिश में हमने यहाँ पर क्रस्ट कैम्फर को लिया है, कपूर को लिया है, इसको ढक दिया है एक उल्टे फनल से, और उस फनल की कॉटन, उसके होल पर एक कॉटन प्लग से उसे ढक्कन लगा दिया है कॉटन का, ठीक है। अब जब इसे गर्म करते हैं तो ये जो कैम्फर है ना वो डायरेक्ट लिक्विड में आए बिना अपना आ जाता है गैसियस स्टेट में और जम जाता है उसकी सतह पर, किसकी, फनल की सतह पर। ऊपर की तरफ देख पा रहे होंगे फिगर में, आप देखिएगा इसमें, यहाँ पर ये सॉलिड कैम्फर यहाँ पर जमा हुआ है, चाइना डिश में लिया है क्रस्ट कैम्फर, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में कोई भी सॉलिड अगर सीधा बिना लिक्विड में बदले गैस फॉर्म में आ जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, सब्लिमेशन। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे नोट में मैंने दिया है, स्नो सब्लिमाइज। इसमें क्या होता है कि जो बर्फ़ होती है ना, आइस जो होती है ना, वो डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में ना आकर के सीधा गैस फॉर्म में आ जाती है। जो पहाड़ों पे बर्फ़ वगैरह होती है ना, तो उसका जो आइस जो है ना वो सीधा लिक्विड में नहीं बदलती है, सीधा सीधा अपना गैसेस फॉर्म में आ जाती है। होता क्या है कि जो सॉलिड स्टेट होती है वाटर की, इसके पार्टिकल्स में बहुत कम काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब इसको हीट के रूप में थोड़ी सी एनर्जी मिलती है तो ये एनर्जी इतनी अधिक होती है कि ये लिक्विड स्टेट में ना आकर के सीधा सीधा गैसेस स्टेट में आ जाती है, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर नोट एक दिया है कि आपने कभी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात सुनी होगी, जो अपनी शादियों वादियों में देखा होगा, ये धुआं धुआं सा उड़ता है बेटा, तो ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। ये काफ़ी हाईली प्रेशर पर सॉलिड स्टेट में मिलती है, मतलब हाईली प्रेशर पर इसको सॉलिड स्टेट में स्टोर किया जाता है, और जब इसको हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ले जाते हैं तो ये फिर से बदल जाती है अपनी गैस में, और टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। आइस नहीं, यहाँ पर आइस है बेटा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक। इसके बाद हम सेकेंड पॉइंट पर आ गए, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर पर। प्रेशर किस तरह से स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकता है, तो देखिएगा यहाँ पर हम जानते हैं कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बिल्कुल ना के बराबर स्पेस होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है लिक्विड स्टेट में और गैसियस में काफ़ी स्पेस होता है। अगर हम गैसियस स्टेट को या किसी गैस को अगर हम थोड़ा सा कंप्रेस करें, उसे प्रेस करें कंप्रेस करने पर हमें क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर बढ़ाने पर गैस के जो पार्टिकल हैं वो काफ़ी पास पास आ जाएंगे, और पास पास आने से क्या वे अपनी स्टेट को बदल देंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्या करते हैं। एक एक्टिविटी की तरह एक सिलेंडर में गैस ले लेंगे और उस गैस को पिस्टन के द्वारा उस पर प्रेशर इंक्रीज करेंगे। देखिएगा एक एक्टिविटी में समझाया गया है, यहाँ पर एक गैस ली है हमने एक सिलेंडर में, उसमें पिस्टन लगा हुआ है। उस पिस्टन को जब हम प्रेस करते हैं तो ये पार्टिकल्स काफ़ी पास पास आ जाते हैं, और पार्टिकल पास पास आने से क्या होता है कि वो जो गैस है ना वो लिक्विड स्टेट में आ जाती है। और इसी प्रिंसिपल पर जो किचन में गैस यूज होती है एलपीजी, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इस गैस को लिक्विड स्टेट में रखा जाता है क्योंकि वो कम जगह पर ज़्यादा गैस का अमाउंट स्टोर किया जा सके। तभी आपने देखा होगा कि सिलेंडर को जब हम शेक करते हैं, हिलाते हैं, मूव करते हैं तो उसमें से पानी की जैसी लिक्विड, ऐसा लगता है जैसे उसमें कोई लिक्विड भरा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अच्छा, दूसरा एग्जांपल यहाँ पर हम सीएनजी का बोलेंगे। ये सीएनजी गैस जो होती है ना वो नेचुरल गैस होती है, और जब कंप्रेस करके किसी सिलेंडर में भरी जाती है तब हम इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना। ये भी इसीलिए की जाती है कि हाई प्रेशर पर छोटे छोटे सिलेंडर में भर करके वाहनों में इसका यूज किया जा सके, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर देखा है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे, सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड को जब टेम्परेचर डाउन किया जाता है, हाई प्रेशर पर टेम्परेचर डाउन करते हैं तो वो लिक्विड सॉलिड में बदल जाता है। इस प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक डायग्राम से आपको बच्चों समझाया गया है कि जब सॉलिड को गर्म किया जाता है तो वो मेल्टिंग पॉइंट पर जब गर्म होता है तो लिक्विड में बदल जाता है मेल्ट होके, और जब लिक्विड को गर्म किया जाता है तो वो वेपोराइजेशन एक प्रोसेस होता है, इसके तहत वो गैस में बदल जाता है, और गैस को फिर से आपका जो सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस होता है उससे वो सॉलिड में बदल जाता है, ठीक है ना। और सॉलिड को जब सब्लिमाइन किया जाता है तो वो गैस में, और गैस को जब कंडेंसेशन किया जाता है, ठंडा किया जाता है तो लिक्विड में, और लिक्विड को जब फिर से सॉलिडिफिकेशन यानी ठंडा किया जाएगा तो वो सॉलिड में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये फिगर बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि इंटर कन्वर्जन ऑफ दिस स्टेट ऑफ मैटर के लिए बहुत ही अच्छा, बेहतरीन, बढ़िया फिगर। तो इसको बच्चों अपने जहन में उतार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और बनाना सीख लें।
इसके बाद टॉपिक हमारा आता है व्हाट इज एन एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है। तो ये एक यूनिट है प्रेशर ऑफ गैस को एक्सर्ट करने के, जो प्रेशर गैस के द्वारा एक्सर्ट हो रहा है उस प्रेशर को रिप्रेजेंट करने की एक यूनिट होती है। और एक एटमॉस्फेयर प्रेशर की वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। हम हमेशा सी लेवल पर ही चेक करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू, क्योंकि अगर पहाड़ों पर जाएंगे तो पहाड़ों पर एटमॉस्फेयर प्रेशर की वैल्यू हाइट कम होने से, हाइट बढ़ने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउन हो जाता है, ठीक है ना। तो कंपटीशन पेपर उसमें पूछा जाता है बेटा कि अगर हम भगोने में चाय बना रहे हैं तो समुद्र तल पर चाय जल्दी बनेगी या फिर पहाड़ों पर। तो जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम होगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना वो वाटर मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स को बाहर निकलने से रोकता रहता है। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो मॉलिक्यूल जल्दी बाहर निकलेंगे, यानी वेपर जल्दी बनेगी, ठीक है ना। तो इसलिए अच्छा, प्रेशर कुकर में ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें ढक्कन बंद हो जाता है, तो अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से भिन्न होता है, डिफर होता है, इसलिए प्रेशर कुकर से कोई मतलब नहीं रहेगा। उसके बाद अगला टॉपिक आपका आ जाता है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन में बेटा आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो अपने लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट पर ही वेपर निकलती, लेकिन बहुत सारे हमने एग्जांपल्स ऐसे देखे हैं कि बिलो बॉइलिंग पॉइंट पर भी वेपोराइजेशन या जो फॉर्मेशन ऑफ वेपर है वो हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें हम देखेंगे एग्जाम्पल कपड़े सूखने का है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर किसी बर्तन में पानी भर के रख दे तो थोड़े दिनों में वो कम हो जाता है, तो क्या वो पानी बॉयल हुआ? नहीं, बॉयल नहीं हुआ, वो बॉइलिंग पॉइंट पे बिना पहुंचे ही उसका वेपोराइजेशन या वेपर का फॉर्मेशन हो गया है। इस प्रोसेस को ही हम वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो इसमें इसकी डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ पर दिस फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर लोअर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर फॉर्म में बदलना ही एवेपोरेशन कहलाता है। बॉइलिंग इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड। जो बॉइलिंग एक प्रोसेस होता है ना, इसमें क्या होता है कि सरफेस के नीचे से बबल्स बन रहे होते हैं, जबकि एवेपोरेशन में सरफेस ऑफ लिक्विड, ये एवेपोरेशन जो होता है ना वो लिक्विड के सरफेस पर होता है, और बॉइलिंग जो होता है ना पूरे लिक्विड के अंदर हो रहा होता है। तो बॉइलिंग में क्या होता है बेटा कि जो बर्नर के द्वारा हीट एनर्जी दी गई है वो बर्तन के थ्रू लिक्विड में आती है, और वह एनर्जी जो है ना लिक्विड को काइनेटिक एनर्जी बढ़ाती है, और जो लिक्विड है ना वो गर्म होने लगता है, मतलब उसमें वेपर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। जबकि एवेपोरेशन में हीट ऊपर सतह से आ रही होती है, सरफेस से आ रही होती है, और वो केवल सरफेस के पार्टिकल्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है, और वे पार्टिकल्स उस एनर्जी को प्राप्त करने के बाद इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो लिक्विड स्टेट से वेपर फॉर्म में आके वेपर बन के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो फैक्टर्स, अब कुछ हम फैक्टर्स की बात करेंगे जो एवेपोरेशन डिपेंड करता है, जो एवेपोरेशन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उनकी हम बात करेंगे। तो एक्टिविटी बच्चों यू कैन अपने आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत सिंपल दिया है। इसमें हमने 10 ml वाटर लिया है चाइना डिश में, और एक ले लिया है उतना ही 10 ml वाटर ले लिया है हमने, गर्म पानी लिया है अपने टेस्ट ट्यूब में। तो सिंपल सी बात है, जो चाइना डिश में रखा हुआ पानी है वो ठंडा हो जाएगा जल्दी, और जो अपनी टेस्ट ट्यूब में है वो पानी देर में ठंडा होगा। इसी तरह से एक पानी हमने रख दिया है हवा में खुले में, और एक पानी रख दिया है कम हवा में या बंद प्लेस पर। तो ऐसे करके हमने जगह जगह अपने ये वाटर गर्म पानी रखा है, फिर उनके ठंडे होने का टेम्परेचर, ठंडे होने का ऑब्जर्वेशन लेते हैं, और हम कुछ निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, वो इस तरह से यहाँ पर मैंने कंक्लूड किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको भी पढ़ सकते हैं आराम से, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स करके दोबारा से पूछ सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जैसे जैसे हम बर्तन का सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, वैसे वैसे रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ेगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो घर में यूज होते हैं। आपने देखा होगा अगर चाय गर्म है तो कप की अपेक्षा अगर हम प्लेट में ले लेते हैं तो चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। इसी तरह से अगर हम कोई भी डिश गरम खाते हैं, जैसे कि खिचड़ी खा रहे हैं, मान लीजिए गरम गरम खिचड़ी कटोरी में खा रहे हैं तो वो काफ़ी गर्म होती है, अगर थाली में हम पलट लेते हैं तो वो अच्छे से ठंडी हो जाती है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ने से एवेपोरेशन का रेट बढ़ गया है, ठीक है ना, एवेपोरेशन जल्दी हो रहा है।
द रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। जैसे कि आपको मालूम है कि अगर हम ठंडी जगह पर कपड़े को सुखाएंगे तो कपड़ा देर में सूखेगा, और अगर टेम्परेचर हाई है, जैसे कि सर्दियों में कपड़े देर में सूखते हैं जबकि गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि उनका एवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है। सी पार्ट में दिया है रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ साथ एवेपोरेशन का रेट घटता है, उल्टा होता है। इसी कारण से जो बरसात के दिन होते हैं, मानसून के दिन होते हैं, उनमें कपड़े देर में सूखते हैं इन द कंपेरिजन ऑफ हॉट डे, यानी गर्मियों में जल्दी कपड़े सूख जाते हैं और मानसून वाले दिनों में, ह्यूमिडिटी वाले दिनों में कपड़े देर में सूखते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगला पॉइंट डी पार्ट आता है रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। आपने देखा होगा कि एक कमरे में शर्ट सूखने पड़ी है, दूसरे कमरे में दूसरी शर्ट है, लेकिन उस कमरे में अगर पंखा चला देते हैं तो शर्ट जल्दी सूख जाती है। इसका मतलब अगर हवा चल रही है, विंड की स्पीड पर भी इवेपोरेशन का रेट डिपेंड करता है। अगला टॉपिक है हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन ठंडा होने का क्या कारण है। तो बच्चों इसके ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, कंपटीशन पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें घड़े का प्रिंसिपल वगैरह सारा कुछ होता है। तो देखिएगा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इवेपोरेशन सरफेस से होता है। तो वाटर सरफेस पर जो इवेपोरेशन, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बेटा कि ठंडक का कारण क्यों है इवेपोरेशन। जैसे घड़े का एक यहाँ पर एग्जांपल आ सकता है, कूलर के जो पैड होते हैं उसका एग्जांपल आ सकता है, और उसके अलावा जब आप ठंडे पानी से हाथ धो लेते हैं और हवा में जाते हैं तो वो जो हमारी हथेली है ना बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस करती है। तो इसका कारण क्या है, चलिए हम देखते हैं पहले इस एग्जाम्पल में। पोर सम एसीटोनिल पॉलिश इसमें ले लेंगे और पाम विद फ्री कूल, और पॉलिश रिमूवर को अगर अपनी हथेली में रगड़ लेते हैं तो ये इसमें बहुत जल्दी ठंडा लगने लगता है। ठीक है ना। तो ऐसे ही पानी ले लीजिएगा, ड्रिंकिंग वाटर ले लीजिएगा, गर्मियों में छतों पे डाल देते हैं पानी, छत पर पानी डालने से क्या होता है कि नीचे ठंडक आ जाती है। तो चलिए यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। छत पे जैसे हमने पानी डाला तो जो वाटर की ऊपरी लेयर है उस पर धूप की गर्मी से या हवा चलने से क्या होगा, उसमें इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन के लिए सुनिएगा गौर से बच्चों, इवेपोरेशन के लिए जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट चाहिए होगी उनको इवेपोरेट होने के लिए। उनको वेपर फॉर्म में आने के लिए क्या चाहिए होगी, हीट चाहिए होगी। वो हीट कहाँ से लेंगे, वो अपने निचले सतह से ले लेंगे। निचले सतह का टेम्परेचर हाई था, जब वहां से उन्होंने हीट एब्जॉर्ब कर ली तो निचली सतह का टेम्परेचर हो जाता है डाउन, और हमारी छत के नीचे जो लेंटर है ना, जो छत के नीचे जो हमारा कमरा है वो हमें कैसा महसूस होता है, ठंडा। इसीलिए गर्मियों में छतों पर हम पानी डालते हैं जिससे कि नीचे कमरे में ठंडक महसूस हो। ठीक है ना। यही आपकी पाम का जो है एग्जाम्पल हो जाएगा। जब हम हथेली को ठंडे पानी से धुल लेते हैं, वाई शुड तो जो वाटर है उसका एवेपोरेशन होगा, एवेपोरेशन सरफेस पर होगा और कूलिंग को लेगा नीचे से, यानी कि हमारी हथेली हो जाएगी ठंडी। इसी तरह से घड़े में क्या होता है, छोटे छोटे से होल्स होते हैं बच्चों, और होल्स होने से क्या होता है, वाटर जो है ना सरफेस पे ऊपर आ जाता है, वहां पर उसका एवेपोरेशन होता है। एवेपोरेशन के लिए वो हीट को एब्जॉर्ब करता है पानी से, और पानी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और हमें घड़े का पानी ठंडा लगता है। आगे टॉपिक देखेंगे यहाँ पर, वाई शुड बी प्रीफर टू वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। गर्मियों में हम कॉटन कपड़े क्यों पहनते हैं। तो सिंपल सी बात है बेटा कि कॉटन का कपड़ा जो होता है ना, यहाँ पे देख लेंगे, ड्यूरिंग समर एवरीबडी प्रिस्पाइस मोर बिकॉज ऑफ आवर बॉडी मैकेनिज्म विच कीप्स अस कूल। ऑलरेडी देखो सिंपल सी बात है कि जो अपना कॉटन होता है उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन की पावर सबसे ज़्यादा होती है। तो जो पसीना आता है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस पसीने का जब वेपोराइजेशन होता है, जब हवा के द्वारा वो वेपर बनता है, तो नीचे का टेम्परेचर डाउन होगा और हमारी बॉडी कैसी बनी रहेगी, ठंडी। चलिए ये एक रीजन और मैं बता दे रहा हूँ, जो हम लोगों की बॉडी में गर्मियों में पसीना आता है, पसीना से ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता रहता है। कारण क्या होता है कि जैसे ही हमें गर्मी लगी, हमें पसीना आया, बॉडी गीली हो गई, और उस ऊपर सरफेस का जब वेपोराइजेशन होता है तो टेम्परेचर अंदर से कम हो जाता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, यानी मेंटेन हो जाता है, तो ज़्यादा गर्मी हमें नहीं लगती। वाई डू वाटर ड्रॉपलेट्स गेट डिपॉजिट ऑन द आउटर स्पेस ऑफ ए ग्लास टम्बलर कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। ठंडे पानी का जो आइसी कोल्ड वाटर होता है ना, उसके बाहर गिलास में वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे जम जाते हैं। तो इसमें देखिएगा साफ लिखा हुआ है, इफ वी टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन ए ग्लास टम्बलर and place it such we will see that water droplets being deposited on the outer surface of tumbler।
दिस इज ड्यू टू, ये क्यों होता है, द फैक्ट दैट वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर, water vapor present in the air on coming in contact with outer surface of cold glass of water lose energy and are converted to liquid state which we term as water droplets। ठीक है ना बच्चों। क्या हुआ बच्चों की, जो अपने एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है, जो अपनी एयर में वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स हैं वो इस गिलास के ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आकर अपनी एनर्जी को लॉस कर लेते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में बदल जाते हैं। इसीलिए जो ठंडे पानी के ऊपर छोटे छोटे से पानी की बूंदें आ जाती हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाई गई है, डिफरेंस बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, काफ़ी बार पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और बताया गया है बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में अंतर। तो बॉइलिंग अकर्स ओनली ऑन हीटिंग द लिक्विड, बॉइलिंग में लिक्विड को गर्म किया जा सकता है केवल, और इवेपोरेशन में लिक्विड अकर्स ऑन इट्स ऑन, जो लिक्विड है वो अपने आप गर्म हो जाता है। ठीक है ना, इवेपोरेशन अपने आप ही होता है, बॉइलिंग किया जाता है जबकि इवेपोरेशन अपने आप होता है। बॉइलिंग टेक प्लेस एट ए डेफिनेट टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर वो होता है, जबकि इवेपोरेशन वैसा कुछ नहीं होता है, वो तो हर टेम्परेचर पर हो सकता है, काफ़ी अलग अलग टेम्परेचर्स पर इवेपोरेशन होता है। बॉइलिंग इज़ ए बल्क फेनोमेना, और इवेपोरेशन केवल सरफेस पे ही होता है, और बॉइलिंग बल्क में होता है, पूरे लिक्विड में हो रहा होता है। ठीक है। नो कूलिंग इज़ कॉल्ड ड्यूरिंग बॉइलिंग, इसमें कोई कूलिंग की व्यवस्था नहीं होती है, बॉइलिंग में किसी तरह का कोई कूलिंग नहीं होती है। देखिए, जबकि इवेपोरेशन में कूलिंग होती है, निचली सरफेस कूल हो जाती है क्योंकि वहाँ से हीट एनर्जी ऊपर आ जाती है। ठीक है ना, तो नीचे वाली सतह कैसी जाती है, कूल हो जाती है। इसके बाद नीचे एक और टेबल बनाई गई है, मेजरेबल क्वांटिटीज़ अलॉन्ग विद द देयर एसआई यूनिट्स दी गई हैं। तो बच्चों इसको याद कर लीजिएगा, आगे के टॉपिक्स में यूज आएंगी। ठीक है ना। तो इसके बाद बच्चों प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। यहाँ पर प्लाज्मा और जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हैं, दो अलग अलग और स्टेट ऑफ मैटर के, तीन मैटर्स के, तीन स्टेट के अलावा और दी गई हैं। तो प्लाज्मा इज़ द स्टेट ऑफ आयन हो जाता है, ये गैसेस फॉर्म में ही है सारी। प्लाज्मा इज़ द स्टेट ऑफ आयन। जब भी कोई गैस आयनाइज्ड होती है, तो वो प्लाज्मा की स्टेट में होती है। ठीक है ना। तो ये ज़्यादातर गैसेस होती है, जैसे कि नियॉन गैस बल्ब वगैरह में भरे हुए होते हैं ना, बल्ब वगैरह में नियॉन है, हीलियम गैस, ये सब भरी होती हैं, तो ये सब प्लाज्मा स्टेट में ही आती हैं। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी है एक दूसरी स्टेट, आपके सिलेबस में ज़्यादा डिटेल में नहीं दी गई है। ये अपने सत्येंद्रनाथ बोस 1921 में उन्होंने इसकी खोज करी थी। वो ये भी आपकी गैसियस स्टेट से ही बिलोंग करती है और कंडेंसेट की फॉर्म में रहती है। इसको बोलते हैं द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन का, दोनों साइंटिस्ट का विशेष योगदान था। तो बच्चों इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में कोई भी अगर आपको समस्या लगे तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।